So today we are discussing JEE Mains paper of 6 September morning shift of 2020. JEE Mains 2020 का 6 सितंबर और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी केमिस्ट्री के पेपर का सोल्यूशन डिस्कशन स्टार्ट होगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन इज गिवन द करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू डाई. तो देखो बेसिकली आपको डाई नाइट्रोजन के यूजेस से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है. तो पहले क्वेश्चन पूछा है कैन बी यूज्ड एज अ इनर्ट डाइल्यूटेंट फॉर द रिएक्टिव केमिकल्स. ये एकदम सही है. आपको पता है नाइट्रोजन गैस को हम लोग ऑलमोस्ट एक इनर्ट गैस यूज करते हैं. जहाँ पे भी लो कॉस्ट का इनर्ट गैस चाहिए होता है. नाइट्रोजन इज पैरामेटिक इन नेचर, ये गलत है. इट कैन कंबाइन विद डाइऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है. एंड लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड इन क्रायोसर्जरी, ये भी गलत लिखा हुआ है. तो इसका आंसर हो गया हमारे लिए 1. समझ गए पार्ट. अब अगर किसी को डिटेल समझना है तो देखो एनसीईआरटी में नाइट्रोजन के यूजेस दिए गए, तो वो पैराग्राफ मैंने नीचे कॉपी कर लिया है. तो उसके यूजेस से अगर इस चीज को देख लो तो इट्स गिवन द यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इनटू द इंडस्ट्रियल केमिकल नाइट्रोजन chemical cyanamide. It is also find used in the where an inert environment is required. देखो ये iron and the steel industry. Inert diluent for the reactive chemicals. Dinitrogen is used as a refrigerant to preserve biological materials. तो यहाँ से आप देखिए क्लियरली समझ सकते हैं. इसका ऑप्शन 4 देखिए पता चल जाएगा आपको, और ऑप्शन 1 का डिटेल यहाँ से बढ़ जाएगा. 2 and 3 तो बहुत सिंपल है, जो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. चलिए देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2. इट्स गिवन द क्राफ्ट टेम्परेचर इज. तो आपको पता है क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे मिसल फॉर्मेशन होती है ओवर द कंसंट्रेशन सीएमसी. तो कंसंट्रेशन अगर सीएमसी से ज्यादा हो और टेम्परेचर हमारा क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर हो तो हमारा जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन या एसोसिएटेड क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट्स गिवन अबव व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस. तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया. फैक्चुअल क्वेश्चन है. above which the formation of vessels takes place, correct हो गया. below which the aqueous solution of detergent starts freezing, false हो गया. below which the formation of vessels takes place, ये भी false हो गया. above which the aqueous solution of detergent starts boiling, ये भी false हो गया. तो boiling and freezing से तो कोई कनेक्शन ही नहीं होता क्राफ्ट टेम्परेचर का. क्राफ्ट टेम्परेचर का कनेक्शन होता है कि ट्रू सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन में, जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसल्स बोलते हैं. एंड above this temperature it takes place. so craft temperature is a temperature above which formation of missiles or associated colloid takes place. तो ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है. और डिटेल पढ़ना है सीएमसी के साथ तो सरफेस केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में एक बार देख लीजिएगा. लेट्स गिवन द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन. तो देखो हमारे पास ये एक एल्काइन है और इसके ऊपर Hg2+H+ और वाटर का एडिशन करा रहे हैं. तो आपको पता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, राइट. तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो करना है हमें यहाँ पे. तो इट इज एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड फॉलोइंग मार्कोनिक ऑफ रूल. तो मार्कोनिक ऑफ रूल से अगर हम इस पे करेंगे तो देखो वाटर का एडिशन होना है बेसिकली. तो इसका प्रोडक्ट अगर लिखा जाए तो देखो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो OH किस तरफ लगेगा, OCH3 वाली साइड पे. ये बनेगा CH डबल बॉन्ड COH. ये वाटर का एडिशन हो गया और किस तरफ होगा, OCH3 वाली साइड पे. ये समझ में आ गया पहले आपको. उसके बाद ये चीज टॉटोमराइज कर जाएगी. टॉटोमराइज करेगी, यहाँ पे हो गया NO2, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, सॉरी इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड हो OCH3. समझ में आएगा कंसेप्ट, क्लियर. तो इसका आंसर अगर ऑप्शन देख के बात करेंगे तो इट विल बी ऑप्शन 2. ठीक है, समझ में आ गया. सिंपली एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड है फॉलोइंग मार्कोनिक ऑफ रूल. HgSO4 H2SO4 वाटर यूज करते हैं एडिशन के, तो ये डायरेक्टली यूज कर लेना है ना. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is ask the species that has the spin only magnetic moment of 5.9 Bohr magneton. 5.9 Bohr magneton का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अगर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बोहर मैग्नेटॉन है तो इसका सिंपल मतलब हुआ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ट्रिक बताई थी कि डेसिमल के आगे जो नंबर होता है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. अदरवाइज इसको सॉल्व करना है तो इक्वल टू √/nn+2 को करके सॉल्व करिए. यहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 5. अब आपको देखना है इनमें से कौन कौन से केस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के. ऑल्दो आपको डायरेक्टली हिंट भी गिवन है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर पेयर है. जेईई मेंस में आपको ये बहुत सपोर्ट किया, उसने बता ही दिया कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन चलना है. तो पहले वाले केस में देखो हमने दिया निकेल 2+. निकेल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन 3D8 और D8 में टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन है. तो D8 अगर आप बनाएंगे
यू कैन सी हियर यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। NiCO4 बनाएंगे तो निकल जीरो ऑक्सीजन स्टेट है, ये 3D8 4s2 होगा कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर देगा तो ये T10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। देन कम्स MnBr4 टू माइनस यानी कि Mn2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन इज 3D5 Br माइनस स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है तो पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। And the last one it is again nickel 2 plus, so this is 3D8 configuration, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स बोला हुआ, तो सारे इलेक्ट्रॉन फिर से पेयर कर जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। इसका D8 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इन दोनों केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। राइट, तो आपको समझ में आ गया। इस वाले केस में भी देखेंगे तो sp3 ही आएगा बेसिकली, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ MnBr4 2 माइनस हमारा आंसर हो जाएगा। फिर मार्क आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्क्ड the presence of soluble fluoride in ion up to 1 ppm concentration in degree water is। तो देखो, अगर आपको पता है कि फ्लोराइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से ये क्वेश्चन है तो अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन 1 ppm तक होती है तो ये सेफ होता है। ठीक है, जैसे ही 1 ppm से क्रॉस करती है तब ये हार्मफुल होता है। तो अभी इसका डिटेल अगर देखना है तो एनसीईआरटी बुक में देखो लिया हुआ है, मैंने इसका डायरेक्ट पैराग्राफ ले लिया है। तो इट इज बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पैराग्राफ है एनसीईआरटी में 14.3.2 में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ फ्लोराइड्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर द फ्लोराइड कंसंट्रेशन। Its deficiency in the drinking water is harmful to the man, causes the diseases such as Duke. So soluble fluoride often added to the drinking water to bring the concentration up to 1 ppm। देखिए 1 ppm तक की कंसंट्रेशन सेफ मानी जाती है। ठीक है, 1 ppm के बाद ही हार्मफुल हो जाती है। तो इट इज सेफ फॉर द टीथ टिल 1 ppm, तो आंसर मार्क करेंगे 1। बाकी इसकी कंसंट्रेशन देखना है, और हायर कंसंट्रेशन हार्मफुल हो जाती है, मोल्टनिंग ऑफ टीथ और बोन के अंदर अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स आने शुरू होते हैं फ्लोराइड से। तो आप चाहो तो डिटेल एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिएगा इफ नीडेड, क्योंकि ये वो पोर्शन है जिससे जेई बेस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मेजॉरिटी क्वेश्चन सेगमेंट से आता है। तो उसको एक बार थॉरोली पढ़ लेना है, जो लोग प्रॉपर्ली बेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एकदम इस चीज को अच्छे से देख लेना है एक बार। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, even the set that contains atomic numbers of only transition elements। तो transition elements का मतलब आप समझ रहे हो, all d block elements except zinc, cadmium, mercury। तो पहले आपको transition elements आई होप क्लियर है सबको। तो transition elements मतलब all d block elements, transition elements का मतलब हुआ all d block elements except zinc, cadmium and mercury। ठीक है, तो अब आप फटाफट चेक करो। देखो सबसे पहले अगर एटॉमिक नंबर के टर्म में बताया जाए तो सबसे पहले 3D सीरीज स्टार्ट होती है, एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है 30 तक, और उसमें जिंक को छोड़ देना है। तो 21 टू 29 सबसे पहला नंबर हुआ। तो अगर हम सीरीज देखना स्टार्ट करें तो 1 बाय 1 सारी सीरीज लिख डालो। सबसे पहले 3D सीरीज ले लेते हैं। तो 3D सीरीज स्टार्ट होती है 21 से लेकर 30 तक, तो 30 वाला छोड़ देना है। उसके बाद 4D सीरीज जो होगी इसमें क्या करेंगे बताइए। 21 के बाद नेक्स्ट आपको फर्दर 18 एलिमेंट और ऐड कर दो उसमें, राइट। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 21, 25, 42, 72 ये वाली सीरीज मैच कर जाएगी। तो आप चाहो तो इसका आंसर डायरेक्टली 2 लिख दो। जैसे अगर रिजेक्शन करना है तो फटाफट रिजेक्शन वाले केस देख लो। जैसे एटॉमिक नंबर 9 जो है ये कभी डी ब्लॉक हो ही नहीं सकता, तो ये सीधे सीधे रिजेक्ट हो गया, राइट। या तो एक बार डी सीरीज लिख डालो या फिर फटाफट एक बार चेक कर लो जैसे कंफर्टेबल लगे। तो डी सीरीज लिखेंगे तो इसमें 18 ऐड कर लो, तो ये 39 से लेके और 48 तक हो गया। 5D सीरीज लिखेंगे तो ये 57 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद 72 आ जाएगा, बीच वाले सारे एलिमेंट एफ लॉक हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो 78 आ जाएगा। और 6D सीरीज लेंगे तो ये आपका स्टार्ट होगा एक्टिनियम 89 से,
उसके बाद सीधे 104 आ जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा 112 पे। तो आप ऐसे देख लो, अगर ऐसे आपको मिलाना है तो आपको समझ आ जाएगा। तो 21 25 इसमें आ जाएगा, 42 भी आ जाएगा और 72 भी आ जाएगा। तो आंसर 2 मार्क कर दिया। पहले वाले सीरीज में देखो 37 तो लिस्ट में आएगा, 42 भी लिस्ट में आएगा, 50 लिस्ट में नहीं आएगा, मैं वो वाले मार्क कर दे रहा हूँ जो नहीं आ रहा है। और 64 भी लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि 64 कहाँ चला जाएगा, एफ ब्लॉक में। सेकेंड वाला तो आंसर ही हो गया। थर्ड वाले में 9 बता दिया, 17 भी इस लिस्ट में नहीं आएगा, 34 भी इस लिस्ट में नहीं आएगा और 38 भी इस लिस्ट में नहीं आएगा। लास्ट वाले में देखेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 32 नहीं आएगा, उसके बाद 53 नहीं आएगा और 64 भी नहीं आएगा। ये आपके आंसर है, ठीक है। बाकी उतना डिटेल जरूरत की जरूरत नहीं थी। अगर आपको किसी को सीरीज लिखना है तो मैंने लिख दिया है, अब डायरेक्टली पूरी सीरीज फॉलो कर लो। स्पेशली बस ये एफ लॉक वाले केस याद रखिएगा, 58 से लेके 71 तक और 90 लेके 103 एफ लॉक होता है। चलो, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। इट्स आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट शोस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आपको केवल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है फटाफट। तो देखो, सबसे पहले लिखा है 4 मिथाइल पेंट 1 इन। आपके 5 कार्बन हो गए, तो पेंट 1 इन हो गया, ये 4 मिथाइल हो गया। आप देख सकते हो इट वोंट शो जीआई बिकॉज यहाँ पे दोनों वैलेंसी एच है। समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ पे जो दोनों वैलेंसी है वो एच है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम वैलेंसी होने से जीआई नहीं आती है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इट इज 4 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल पेंट 1 इन। पेंट 1 इन है और ये 2 मिथाइल है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये दोनों वैलेंसी सेम है। 2 मिथाइल पेंट 2 इन, ये आपका पेंट 2 इन हो गया और ये 2 मिथाइल हो गया। देखो 2 मिथाइल पेंट 2 इन में भी ध्यान से देखेंगे आपकी बात, तो ये भी देखो मिथाइल, ये भी मिथाइल, सेम वैलेंसी हो गई, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ये आपका पेंट 2 इन हो गया और ये 4 मिथाइल हो गया। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ से वैलेंसीज अलग अलग हो गई, यहाँ की एक वैलेंसी एच और यहाँ पे एक वैलेंसी एच है। तो देखो ये मैंने ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, अभी इसका सिस्टॉर्म भी लिखा जा सकता है। तो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मींस ऑप्शन 4। समझ आ गया? सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। इट्स गिवन द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द टेंपरेचर इज गिवन बिलो। टेम्परेचर T1 T2 के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी। उसका लिखा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट एट T1 एंड डेल्टा जी नॉट एट T2 रेस्पेक्टिवली आर क्लोज टू। तो देखो, आपको पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले डेटा से कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज आपको देखो क्लियरली पता चलिए कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच का साइन तो पॉजिटिव आएगा, तो सब में ही पॉजिटिव लिखा है, तो उससे बहुत काम बन नहीं रहा। अब हमें सीधे सीधे फॉर्मूले से सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो आपको रिलेशनशिप पता है, लॉग ऑफ K1/K2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये रिलेशनशिप होती है। एक बार वैल्यू पुट करिए तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1/10 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर की जगह 8.314। और टेम्परेचर देखिए, पहले 298 केल्विन दिया हुआ है और बाद में 373 केल्विन दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहले डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ये एक रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट जो लिखना है वो हमें पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ से डेल्टा जी1 नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले डेल्टा जी1 नॉट निकालेंगे, तो आ जाएगा माइनस 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 इंटू लॉग 10। देखो, मैंने एक बार अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली बोला था कि 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 की वैल्यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके याद रखी जाती है। दिस इज 5.7 किलो जूल पर मोल। तो उससे आपको बहुत जल्दी सवाल करने में हेल्प मिलेगी। तो बाय दैट यू कैन गेट द आंसर। तो इससे देखो क्लियरली समझ आ रहा है कि या तो आंसर 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। और दूसरा वाला डेल्टा जी2 नॉट निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि डेल्टा जी1 नॉट अगर निकाल लिया तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू सेम दे रखी है, इसका मतलब सिर्फ डेल्टा एच नॉट निकालने की जरूरत है। तो ऊपर वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करके मेरा एक बार डेल्टा एच नॉट की वैल्यू बताइए।
देखो आपको मैंने बताया हुआ कि 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ये मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली 5.7 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, या 5.71 लिख सकते हैं। तो डेल्टा G1 नॉट तो देखो माइनस 5.71 किलो जूल पर मोल हो गया। इससे बदल गया, या तो आंसर 1 आएगा या 2 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाली कैलकुलेशन में भी 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 आ रहा है, तो वो 5.7 हो गया। और ऊपर 373 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 75 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5.71 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो बिना सॉल्व करे भी आप लिख सकते हो कि डेल्टा H1 नॉट की वैल्यू ऑप्शन देख के ही लिख सकते हो 28.4 किलो जूल पर मोल ही आना है। रीजन क्योंकि 5.71 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन 1 ही इसका आंसर हो सकता है। अब ये सब स्मार्ट वर्क है जो आपकी कैलकुलेशन को भी बचाएगा और सवाल जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पूरा मल्टीप्लिकेशन वॉज नॉट नीडेड। आप प्रेडिक्शन से ही लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ये मल्टीप्लिकेशन मोस्टली याद रखा जाता है। इससे आपका सवाल जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, उसका आंसर बनाएगा। बाकी मैंने पूरा प्रोसीजर लिख दिया। किसी को डेल्टा G2 डॉट भी निकालना है तो फिर से टेम्परेचर बस चेंज कर देना। इट कैन बी सॉल्व विद द सिमिलर मेथड, बट इस क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी को करना है तो मैं लिखे देता हूँ डेटा। अगर हमें डेल्टा G2 डॉट सॉल्व करना था एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, तो हम उसे भी सॉल्व कर सकते थे। लिखे देता हूँ, बस एक्सप्रेशन लिखे दे रहा हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन में दोस्तों करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ टेम्परेचर हो गया 373 केल्विन और ये हो गया लॉग 100। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये -14.29 किलो जूल पर मोल आएगा सॉल्व होते, जो चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 में दोनों में सेम वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ओके। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। It's given for the reaction Fe2n solid plus 3/2H2 gives 2Fe solid and NH3। इसमें Kp और Kc का रिलेशन लिखा है। आपको सीधा सीधा रिलेशन पता है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कभी कभी कुछ चैप्टर्स का वेटेज जेई मेंस में बहुत बढ़ जाता है। अब देखो पिछला सवाल भी केमिकल इक्विलिब्रियम से था, दूसरा सवाल भी केमिकल इक्विलिब्रियम से, और दूसरा सवाल तो एकदम ही फर्जी है। तो मतलब आप देख रहे हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम इतनी छोटी यूनिट है, उसका वेटेज इतना बढ़ गया, तो इसलिए जेई मेंस में कई बार वेटेज डिस्टर्ब होकर आता है। इसलिए जेई मेंस की प्रिपरेशन में कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, फंडामेंटल हर चैप्टर का पढ़ के जाना है। तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी बार डेल्टा एन लिखेंगे, और डेल्टा एन की वैल्यू लिखेंगे तो नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 1 है, नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 3/2 है, तो ये माइनस हाफ आ जाएगा आपका। तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन हो गया, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर माइनस हाफ आ जाएगा। या फिर इसी को ऐसे लिखेंगे तो केसी इज इक्वल टू केपी इंटू आर टी पावर हाफ हो जाएगा। ऑप्शन मैच कराएंगे तो 2 वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर? तो हम ऑप्शन देख के अगर बात करेंगे तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओवर हियर। बहुत सीधा सवाल है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो हमारे पास CH3 और इसमें HBr का एडिशन कराना है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चेक होती है, तो एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, और दोनों आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स है, तो दोनों पे इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगी। एक की रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से इंटरप्रेट नहीं करना है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पे CH3 था, अगर यहाँ पे H ऐड होगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा H। और यहाँ पे NO2 था, तो अगर इस वाले साइड पे H लग जाएगा कि और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। रादर देन इस रिवर्स, अगर मैं इसका उल्टा भी लिख दूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में दोनों रास्ते सोचे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ H लगा के यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया और यहाँ H लगा के यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया तो ये अनस्टेबल होगा। समझ गया क्यों? क्योंकि NO2 का माइनस आई माइनस एम इफेक्ट लगता है, तो वो प्लस चार्ज को अनस्टेबल करेगा। CH3 का प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है, तो वो स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, तो उसका प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, इसका माइनस आई और माइनस एम काम करेगा, तो प्लस चार्ज को अनस्टेबल करेगा। तो आपको प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी पता चल गई। अब जहाँ प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो जहाँ इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, तो जहाँ प्लस बना था वही भी लग जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टैंडर्ड सवाल है। तो अगर आप इसके ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन सबसे 1 मैच कर जाएगा। ठीक है, आंसर देख लो एक बार। आपका ऑप्शन 1 मैच करेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, it's given the lanthanide that does not show +4 oxidation state
ये भी देखो स्टैंडर्ड सवाल है, आपको पता है कि +4 ऑक्सीजन स्टेट यूफोरियम नहीं शो करता है, तो इसका आंसर 4 मार्क करेंगे। और तो मैंने आपके सपोर्ट में एक पैराग्राफ कॉपी कर दिया है एफ लॉक एलिमेंट से, दिस इज एनसीईआरटी पैराग्राफ, आप अगर एनसीईआरटी को खोलोगे तो उसमें डायरेक्टली मिलेगा। तो देखो यहाँ लिखा है दस द फॉर्मेशन ऑफ CE4+ इज फेवर्ड बाय द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब इसमें देख लो कौन कौन से +4 शो करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है PR, ND, TB एंड DY ऑल्सो एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीजन स्टेट्स बट ओनली इन देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, और यूफोरियम तो आपको देखो सारे चीज मैच करके, टीबी हो गया, सिलेनियम हो गया, डीवाई हो गया, और यूफोरियम की बात देखो नीचे अलग से लिखी गई है। यहाँ से देखो EU2+ इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बट इट्स F7 configuration accounts to the formation of this ion. However, EU2+ is strong reducing agent changing to the common oxidation state of +3. यूफोरियम +2 ऑक्सीजन स्टेट और +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, +4 कॉमन ऑक्सीजन स्टेट उसकी नहीं है, तो उसका आंसर हमारा 4 मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। सपोर्ट के लिए मैंने आप पैराग्राफ एनसीईआरटी बुक से उठाया, आप चाहो तो पूरा और डिटेल में पढ़ सकते हो, तो मैंने आपकी हेल्प के लिए डायरेक्टली कॉपी कर दिया, सो दैट यू कैन डायरेक्टली वैल्यूएट। ओके, ये डायरेक्टली समझ जाओ क्या रिलेशन है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको पता है कि अगर केबी मोर होता है तो इसका मतलब होता है पीकेबी लेस, और पीकेबी लेस का मतलब मोर बेसिक। अल्टीमेटली आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, जो सबसे ज्यादा बेसिक आएगा उसका पीकेबी सबसे कम आएगा, राइट। अब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो बेसिकली नाइट्रोजन के लोन पेयर से कुछ कंपेरिजन होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर है और यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 2 CH3 ग्रुप भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 2 CH3 सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो प्लस आई इफेक्ट, तो O CH3 का जो है वो सपोर्ट हो गया। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो जो मोस्ट बेसिक है वो 1 हो गया, तो इसका मतलब पीकेबी इसका मिनिमम हो गया। ठीक है, तो हम पहले बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिख लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा पीकेबी हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ 1 की सबसे ज्यादा होगी, देन इट इज 2, क्योंकि दोनों टर्शियरी एमाइन है। इसका 3 और 4 दोनों सेकेंडरी एमाइन है, और यहाँ पे ध्यान से देखो ये Cl लगा हुआ और ये OH लगा, और दोनों मेटा पोजिशन पे लगे हुए हैं, तो इनका केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, तो इसका माइनस आई लगेगा, इसका भी माइनस आई लगेगा। लेकिन Cn का माइनस आई OH से ज्यादा होता है, जिसका माइनस आई करेक्टर ज्यादा लगेगा, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ 4 की फिर इससे ज्यादा हो जाएगी, लास्ट में ये आ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ तो पीकेबी का ऑर्डर इसका उल्टा एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, तो पी का पीकेबी सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन इट इज 4, देन इट इज 2, देन इट इज 1। अगर आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो ऑप्शन विल बी थर्ड वन। समझ में आ गया कंसेप्ट। मेटा पोजीशन से माइनस आई इफेक्ट काम करता है, Cn का माइनस आई OH से ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करेगा। अब इसने रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया तो नाइट्रोजन के डोनेशन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इट्स गिवन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, so it's given bronze is an alloy of copper and tin। एकदम सही हो गया, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का अलॉय है। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ जिंक कॉपर एंड निकल, ये भी ठीक हो गया। दैट्स गिवन ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, बस यही गड़बड़ हो गया देखिए। एंड कास्ट आयरन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन, सही है, सबसे पहले पिग आयरन मिलता है, फिर उससे कास्ट आयरन बनाते हैं, लास्ट में रॉट आयरन। रॉट आयरन सबसे मैलिएबल फॉर्म होती है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है, वो भी करेक्ट हो गया, तो इसका इनकरेक्ट आंसर हो गया थर्ड। मैंने यूजर्स के या इनके अलॉय वाला फॉर्मेशन के एनसीईआरटी से पैराग्राफ डायरेक्टली उठाया हुआ है, डी ब्लॉक में दिया हुआ ये चीज़, आप वहीं से फॉलो कर लीजिएगा, उसका आंसर हमारे लिए 3 हो जाएगा। बाकी जिनको डिटेल्स देखना है वो एक बार क्विकली देख लो। तो देखो ब्रास जो होता है वो अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक है, ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, और कोइनेज मेटल्स, कोइनेज अलॉय देखेंगे तो इट इज विद निकल, तो बेसिकली जो कॉपर एंड निकल है वो कोइनेज अलॉय है, ना कि ब्रास। ब्रास इज विद जिंक। ठीक है, परसेंटेज के साथ देखना है तो देखो नीचे डिटेल में परसेंटेज भी दे रखा है ब्रास के लिए, कॉपर एंड जिंक। और लास्ट में देखो जर्मन सिल्वर दे रखा है, जर्मन सिल्वर कंटेन्स कॉपर जिंक एंड निकल। टिपिकली एनसीईआरटी है, डी ब्लॉक में आप बट डी ब्लॉक एलिमेंट से यूजेस देखेंगे चैप्टर के एंड में जाके देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा, दिस इज फॉर योर सपोर्ट।
अदरवाइज आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा था कि ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो निकल नहीं होता है। इनकरेक्ट पूछा गया था तो हम डायरेक्टली आंसर थ्री प्रिडिक्ट कर सकते थे। जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बता चुका हूँ, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसीलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। It's given, consider the following reactions: A, P1, B, P2, C, P3, and D, P4. The order of the above reactions are A, B, C, D respectively. The following graphs, when log of rate versus log of concentration are plotted, तो आपको इनके रेट, among the following the correct sequence of the order of the reaction is, तो log of rate versus log of concentration हमने बनाया हुआ है। तो देखो, पहले तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेशन करना बताते हैं, तो किसी भी रिएक्शन का अगर हम रेट लिखते हैं, दिस इज के इनटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जैसे ए लिख देते हैं पावर अल्फा, अल्फा जो है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे लॉग ऑफ रेट लिखेंगे तो ये लॉग ऑफ रेट इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस अल्फा टाइम्स लॉग ऑफ ए आ जाएगा। तो हमारे पास अगर लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ ए की ग्राफ बना रहे हैं, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट में जो स्लोप होगी वो अल्फा है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो बेसिकली जिस लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वही लाइन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और समझ आ गया? तो आपको केवल स्लोप चेक करनी है। तो सबसे कम स्लोप देखेंगे तो वो सी वाली लाइन क्या रही है, मिनिमम स्लोप। तो अगर हम यहाँ से सबसे पहले ऑर्डर ऑफ स्लोप लिख दें तो सी की स्लोप सबसे कम आ रही है। सी से ज़्यादा स्लोप देखेंगे तो इट इज़ ऑफ ए, सॉरी ए एंड बी में देखेंगे तो बी की स्लोप, ए की स्लोप देखिए, तो ए की स्लोप देखिए, सी के बाद है, फिर बी है और फिर ए है। तो स्लोप का मतलब समझ रहे हो? टेन थीटा देखना है तो देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ चलते चले जाना है, जिसका एंगल जितना ज़्यादा बढ़ता चले जाएगा स्लोप नहीं ज़्यादा होती जाएगी। तो सबसे पहले सी दिया है, फिर ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर डी दिया है। तो स्लोप का ऑर्डर हो गया सी ए बी डी। समझ गए? तो जो स्लोप का ऑर्डर है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन मार्क करेंगे तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। क्लियर? थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हमने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा और उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कर लिया मैथमेटिकली। Then comes next question. This is question number 15. It's given, among the following, arrange the following solution in the decreasing order of pOH. तो आपको सिंपल पहले लॉजिक पता होना चाहिए कि pH प्लस pOH जो होता है वो pKw बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मोर pOH होगा तो लेस pH होगा, और लेस pH होगा तो इसका मतलब मोर H प्लस कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो HCl तो हमारा एसिडिक है, NaOH बेसिक है, CH3CONa भी बेसिक है, और NaCl न्यूट्रल है। सबसे ज्यादा H प्लस कंसंट्रेशन किसका होगा? HCl का। तो उसका pH सबसे कम आएगा, pOH सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम H प्लस कंसंट्रेशन का ऑर्डर लिखेंगे तो HCl के लिए सबसे ज्यादा, then it will be NaCl, then it will be CH3CONa, and लास्ट में है NaOH। जो ऑर्डर बनेगा, अब जिसका H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका pH सबसे कम है और pOH सबसे ज्यादा है। अब अगर किसी को ऑप्शन से मार्क कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा pOH हो गया देखिए ए के लिए, then it becomes D, then it becomes C, finally it becomes D। ए डी सी डी पहले ऑप्शन बनेगा, तो उसको अगर ऑप्शन से मार्क करेगा तो ऑप्शन टू मार्क कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काउंट क्वेश्चन नंबर 16। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए ऑन ओजोलिसिस गिव्स बी एंड सी। बी का देखिए I2NaOH से रिएक्शन हो रही है, तो आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन समझ में आ रहा होगा, तो आप पहचान पा रहे हो ये आयोडोफॉर्म है, और ये Ag2O हीट से सिल्वर मिनरल बनाना है, तो ये आपका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट हो गया। तो यहाँ से पता चल गया ये एल्डिहाइड है,
वैलेंस रिएजेंट से आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि एल्डिहाइड है ये। और यहाँ से आपको पता चल जाएगी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट मिल रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है CH3CO ग्रुप जरूर मिलेगा। सी वाले केस में देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और LiNH4 के रिडक्शन के बाद डी बन रहा है। फिर NaCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराने के बाद, तो ये देखो आपको लूकास रिएजेंट समझ में आ रहा होगा। रिएजेंट्स पहचानने देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सवाल आते हैं। तो दिस इज लूकास रिएजेंट, इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लूकास रिएजेंट में देखो टर्बिडिटी 2 मिनट्स आ रही, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो मैंने अपने टेस्ट सब इंटरप्रेट कर लिया। I2Na अच्छा मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब CH3CO ग्रुप या सेम ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन अचीव होगा। दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि ऑनेस्ट रिएजेंट टेस्ट आ रहा है तो एल्डिहाइड के टेस्ट हो गया। सी वाले पार्ट में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आ रहा है, फिर NaNH4 से रिडक्शन करा के अल्कोहल बनाया है। और अल्कोहल जो है वो लूकास रिएजेंट टेस्ट में 5 मिनट में टर्बिडिटी दे रहा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो आपको एक बार पहले सबके जरा ओजोलिसिस प्रोडक्ट लिख लो, फिर आगे की बातें इंटरप्रेट कर देंगे। तो अगर इसका ओजोलिसिस प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये चीज़ हमारी बन जाएगी दिस वन, C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट हो गया। इसका ओजोलिसिस प्रोडक्ट लिखेंगे तो देखिए ये C डबल बॉन्ड OH। फिर अगर हम लिखेंगे ये आएगा, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले केस में देखो पहला कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है CH3CO ग्रुप है, करेक्ट। इसको रिडक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एकदम परफेक्ट है। अगर हमने इसका NaNH4 से रिडक्शन कराया, ये 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। तो ये आगे का टेस्ट परफॉर्म कर देगा, इसका मतलब हमारा आंसर 2 हो गया। आगे वाले केस भी अगर चेक करने हैं तो मैं लिख के देता हूँ। अगले वाले केस में देखो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा और उसके बाद जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड ही बनेगा। तो इससे भी देखो 2 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलने वाला। अगला वाला प्रोडक्ट अगर देखेंगे, इसकी ओजोलिसिस देखेंगे अगर, विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल तो बनाएगा, बट ये साथ में देखो हेलो फॉर्म टेस्ट भी परफॉर्म कर देगा क्योंकि CH3CO ग्रुप है। कंपाउंड पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं देना है। तो इसका आंसर 4 नहीं हो सकता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आंसर इसका 2 होगा। समझ में आ गया आंसर। पहला कंपाउंड जो सब में बन रहा है वो सब आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, केवल थर्ड वाला ऑप्शन में कीटोन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता था। बाकी तीनों आंसर पॉसिबल थे जो कॉमन है। दूसरे वाले सेगमेंट से देखेंगे तो पहला वाला कंपाउंड जो है A1 वाला वो एल्डिहाइड है, तो रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। थ्री वाले में 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, दोनों रिजेक्ट हो गए। 2 और 4 से देखो 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, तो मतलब वो टेस्ट लास्ट वाला लूकास रिएजेंट टेस्ट सही दे रहा है। लेकिन आप देखो सी के कंपाउंडर का एक में हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, तो फोर्थ वाला पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। तो विल मार्क आंसर एज 2। ठीक है। Then comes question number 17. It's given among the sulfates of alkaline earth metals, solubilities of BeSO4 and MgSO4 in water, respectively are. तो देखो आपको पता है कि सल्फेट्स के केस में डाउन द ग्रुप जो सॉलिबिलिटी है वो कम होते हुए जाती है, क्योंकि सल्फेट का एनाइन जो है वो बड़ा होता है, तो दोनों की सॉलिबिलिटी हायर ही आएगी। कंसेप्ट अगर लिखना है तो फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्योंकि सल्फेट आयन बड़ा है, डाउन द ग्रुप solubility decreases फॉर सल्फेट्स। या जितने भी बड़े एनाइंस होते हैं सबके लिए सेम रूल लगता है, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, है ना, ऑक्सीडेट्स, कार्बोनेट्स, सबके लिए सेम रूल लगेगा। तो बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है,
टॉप ऑफ द ग्रुप है तो दोनों की सॉलिबिलिटी हायर होगी। राइट आंसर 4। बोथ हैव हायर सॉलिबिलिटी बिकॉज उनकी, अगर ध्यान से देखेंगे तो मैग्नीशियम बेरिलियम छोटे आयन है और सल्फेट आयन बड़ा आयन है, तो इनकी लैटिस एनर्जी लोअर होने की वजह से आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इट इज गिवन, consider the assertion and reason given below. Ethene polymerized in the presence of Ziegler-Natta catalyst at high temperature and the pressure is used to make buckets and dustbin. एकदम सही हो गया। हाई डेंसिटी पॉलीमर्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर केमिकली इनर्ट, ये भी करेक्ट हो गया, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर हम इसका आंसर मार्क करेंगे तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सिंपल पॉलीमर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको डिटेल देखना है तो देखो मैंने एनसीईआरटी से हाई डेंसिटी पॉलीथीन वाला पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है, पॉलीमर्स वाले चैप्टर को आप मार्क करिएगा जाके। तो देखो गिवन है हाई डेंसिटी पॉलीथीन में, it is formed by the addition of polymerization of ethene takes place in the hydrocarbon solvent in the presence of the catalyst such as triethyl aluminum and titanium tetrachloride, which is also known as Ziegler-Natta catalyst, at a temperature of 333 to 343 Kelvin under the pressure of 6 to 7 atmosphere. High density polythenes are thus produced, consist of linear molecules and has a high density due to the closed packing. It is also chemically inert and more tough and hard. It is used for the manufacturing of buckets, dustbin, bottles, pipes, etc. तो देखो पहले पार्ट में ये लिखा है एथिलीन पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ Ziegler-Natta catalyst at high temperature and pressure is used to make buckets and dustbins, एकदम सही है क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी। दूसरे पार्ट में लिखा है हाई डेंसिटी पॉलीमर्स आर क्लोजली पैक्ड एंड केमिकली इनर्ट, ये पार्ट देखो बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है। So देखो high density polythene thus produced consist of linear molecules and have the high density and due to closed packing and it is also chemically inert। आपको दोनों बातें देखिए स्टेटमेंट इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो मोस्टली ऐसे जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, वो सब लैंग्वेज पूरी पूरी एनसीईआरटी कॉपी होती है, इसलिए केयरफुली एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। मैं आपको बार बार एक चीज इंसिस्ट कर चुका हूँ, जितने भी लोग जेईई मेंस को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं दे ऑल हैव टू गो थ्रू विद एनसीईआरटी बुक केयरफुली। कम से कम वो पोर्शन तो अच्छे से ही पढ़ लेना है जो जेईई मेंस में आ चुका है, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ जेईई मेंस के पेपर में एनसीईआरटी के सारे रेफरेंसेस बताते हुए चलता हूँ। आप केयरफुली कम से कम इन सारे पैराग्राफ को, मैं तो सिर्फ वो पार्ट हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको इसके आगे पीछे की बात भी ठीक से पढ़नी है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के आसपास से फिर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर समझ में आ गया, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में Ziegler-Natta catalyst यूज करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन उसकी हाई डेंसिटी बनने से या उसकी बकेट एंड डस्टबिन बनाने का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, दैट इज सिंपली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज सॉरी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका आंसर 2 बन गया। करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझ गया ना क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात उसने लिखी है। ऊपर Ziegler-Natta catalyst यूज करके हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे हैं तो उसने देखो हाई डेंसिटी पॉलीमर लिख दिया है और वो केमिकली इनर्ट है। तो विल राइट बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब इसमें थोड़ा सा देखो लैंग्वेज बेस पे भी डाउट रहता है, ऑल्दो क्लियरली मेंशन्ड है क्योंकि ऊपर अगर ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिख देता तो काम बन जाता है। तो एथिलीन के पॉलीमराइजेशन Ziegler-Natta catalyst में हाई टेम्परेचर प्रेशर से हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन रही है, इसीलिए हम उसको बकेट्स एंड डस्टबिन में यूज कर पा रहे हैं और वो केमिकली इनर्ट है, क्लोजली पैक्ड है। तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरह काम कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ करेक्ट, ए एंड आर आर करेक्ट एंड ओके आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा आंसर मार्क करेंगे 2। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। A solution of two components containing N1 moles of the first component and N2 moles of second component are prepared. M1 and M2 are the molecular weight of the components 1 and 2 respectively. If D is the density of the solution in gram per ml and C2 is the molarity and X2 is the mole fraction of the second component, then C2 can be expressed as, देखो concentration terms का basically relation निकालना है। उसने देखो लिखा है दो सॉल्यूशन है containing N1 moles in the first component and N2 moles of the second component। तो मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ पहले। फर्स्ट एंड सेकंड दो कंपोनेंट है, इसका N1 मोल्स है, इसका N2 मोल्स है। एंड द प्रिपेयर्ड एंड M1 एंड M2 आर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट्स। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट M2 है। यहाँ से देखा ये मोल्स दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। If D is the density of the solution in gram per ml
and C2 is the molarity and X2 is the mole fraction of the second component. मोलरिटी दे रखी है C2 और मोल फ्रैक्शन दे रखा है H2 और डेंसिटी इसकी दे रखी है D। अब आपको देखो C2 को रिलेट करना है। ठीक है, तो टू स्टार्ट। तो हमें देखो सबसे पहले अगर रिलेट करना है मोलारिटी को, तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, और मोल फ्रैक्शन का टर्म जो लिखना है वो दोनों सॉल्यूशंस के लिए जो फ्रैक्शन है उसके बेसिस पे लिखना है। आपको मोल्स N1 और N2 दे रखा है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 लिखेंगे तो वो सिंपली N2 अपॉन N1 प्लस N2 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन होगा। ठीक है, अब अगर हम कंसंट्रेशन लिखेंगे C2, तो मोलारिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 प्रेजेंट इन 3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो इसमें अगर हमें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लिखना है तो पहले मास ऑफ द सोल्यूशन निकाल लें। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा N1 इंटू M1 मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज मास प्लस N2 इंटू M2, तो दोनों कंपोनेंट्स का मास ले लिया, टोटल मास हो गया। और टोटल मास में अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ गया, और डेंसिटी यूनिट देखो ग्राम पर ml में भी है तो वॉल्यूम ml पे आ गया इंटू 1000। ये आपको देखिए कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में आ गई। ये रिलेशनशिप हमारी बन रही है। अब देखो उसमें चाहते क्या है हम कि बेसिकली N1 N2 को एलिमिनेट करना है हमें इस क्वेश्चन में, और सारा का सारा टर्म जो है वो X2 M1 M2 के टर्म में लाना है, राइट। ऊपर जो हमने मोल फ्रैक्शन लिख रखा है N2 अपॉन N1 प्लस N2, वहां से हम इसी को रिप्लेस करके नीचे वाले फॉर्मूले पुट कर दो तो आपका C2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक बार जरा कैलकुलेट करिए कुछ तो फास्ट सॉल्व करने के लिए आप क्या करो कि N2 की वैल्यू N1 के टर्म में निकाल लो सीधे सीधे। यहाँ से अगर हम N2 की वैल्यू निकालेंगे तो N2 इंटू X2 आ जाएगा। N2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास N1 इंटू X2 अपॉन 1 माइनस X2। एक बार देख लो N2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी N1 इंटू X2 अपॉन 1 माइनस X2। उसको उठा के नीचे वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो C2 की वैल्यू आ जाएगी। N2 की जगह हम लोग लिख रहे हैं N1 इंटू X2 अपॉन 1 माइनस X2 इंटू P इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M1 इंटू M1 प्लस N1 इंटू X2 इंटू M2 अपॉन 1 माइनस X2। ये फॉर्म बनेगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो N1 कट जाएगा आपको पूरे प्रोसेस से, तो ये हमें करना था N1 एलिमिनेट करना था। अब X2 M1 और C2 के टर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू D इंटू X2 डिवाइडेड बाय M1 इंटू 1 माइनस X2 प्लस X2 इंटू M2। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1000 इंटू D इंटू X2 अपॉन M1 प्लस X2 इंटू M2 माइनस M1। देखिए आपका फाइनल ऑप्शन मैच कर जाएगा। तुलसी पे ऑप्शन 4 से मैच कर जाएगा। समझ में आ गया कंसेप्ट? अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हमने यूज कर आपको ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। ये कंपोनेंट 1 का मास है, ये कंपोनेंट 2 का मास है, तो टोटल मास अपॉन डेंसिटी कर दिया, ये वॉल्यूम बन गया एक्चुअली। अगर किसी को समझना है तो ये बेसिकली वॉल्यूम बन गया है सॉल्यूशन का। कैसे बनाया? टोटल मास अपॉन डेंसिटी कर दिया। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हमने सब यूज कर लिए और फाइनली अपने आंसर पे पहुंच गया। तो C2 की वैल्यू 1000 इंटू डी एक्स टू अपॉन M1 प्लस X2 इंटू M2 माइनस M1 आ गया।
कैलकुलेशन थी बट बहुत बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन था, तो एक बार देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, then comes question number 20. If you are the major product of the following reaction, तो देखो हमारे पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, तो बल्कियर बेस लिया हुआ है, तो बल्कियर बेस से एलिमिनेशन जो होगा दैट विल प्रेफर। और यहाँ पे देखो ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ये कोड लीविंग ग्रुप है, वी अंडरगो एलिमिनेशन फर्स्ट। ठीक है, और एलिमिनेशन के बाद उसका ओजोलिसिस कराई हुई है, तो मेजर प्रोडक्ट आपको रिपोर्ट करना है। और ओजोलिसिस भी देखो ध्यान से, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है, ओजोलिसिस ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। तो आपको देखो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि पहले तो मैंने आपको मार्क करा कि ये बल्कियर बेस है, बल्कियर बेस है तो will abstract H plus from lesser hindered side। तो अगर हम इसमें एल्कीन लिखेंगे तो आएगा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगी बिकॉज हमारे हिसाब से लेसर हिंडर्ड साइड ये वाला है। तो अगर ध्यान से मार्क करें, पोजीशन मार्क करो तो ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन है, और ये बीटा पोजीशन है, तो बीटा एच ही रिमूव करते हैं। बीटा एच वो रिमूव करेंगे जो लेसर हिंडर्ड है, तो मैंने इस वाले बीटा एच को प्रेफरेंस दे दी, तो ये एल्कीन हमने पहले मेजर प्रोडक्ट बना दिया। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड बल्कियर बेस होने की वजह से हमने साइड से एच एलिमिनेट कर लिया, तो ये हमारी एल्कीन हो गई। और अब हमने इसकी ओजोलिसिस करा दी ऑक्सीडेटिव, और दो ओजोन वाटर भी लिख देते तो भी काम चल जाता, ओजोन H2O2 लिखा तो थोड़ा टेंशन काम करती है। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराई गई है, तो इससे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 COOH प्लस फॉर्मिक एसिड। अगर इसमें फॉर्मिक एसिड जगह CO2 भी लिखा होता तो वो भी आंसर लिख सकते थे, दैट कैन आल्सो बी आंसर, क्योंकि H2O2 जो है वो फर्दर फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करा के CO2 में भी कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ से आंसर बात करेंगे हम लोग 1। ठीक है, समझ आ गई बात। तो बाद न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस पे चल रहा है। Next question is given potassium chlorate is prepared by the electrolysis of KCl in the basic solution. आपको equation given है. If only 60% of the current is utilized in the reaction, the time rounded off to the nearest hours required to produce 10 gram of KClO3 using the current of 2 ampere. तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन बैलेंस करके दे रखी है, तो 1 मोल KClO3 बनाने के लिए 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप यही इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, 1 मोल KClO3 बनाने के लिए हमको 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। पहले कितना चार्ज रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये 10 ग्राम दे रखा है, तो 10/122 मोल हो गए, तो हमारे लिए चार्ज रिक्वायर्ड हो जाएगा 60/122 फैराडे। ये समझ में आया? 1 मोल KClO3 बनाने के लिए 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो 10/122 मोल ऑफ KClO3 बनाने के लिए 60/122 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, जो 60% करंट एफिशिएंसी से अचीव कर रहे हैं। तो चार्ज की वैल्यू आपको पता है, करंट इनटू टाइम होता है, तो 60/122 फैराडे यानी कि 60/122 इंटू 96500 इतने कूलम चार्ज जनरेट करना है। 2 एम्पियर करंट से जिसकी 60% इफिशियंसी है, तो इतनी करंट हमें एक्चुअल में मिलेगी। इंटू टाइम इन आवर्स बोला गया, तो टी इंटू 3600 कर दो तो सेकेंड से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके आपको टी नियरेस्ट आवर्स में रिपोर्ट करना है। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 1.2 इंटू 3600। इसको सॉल्व करके आपको टी की वैल्यू बतानी है, कितने आवर्स आएगा। ये बेसिकली आवर्स में आएगा, क्योंकि मैंने टी आवर्स में कंसीडर कर लिया है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ 3600 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। एक बार सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करिए। तो आपने इसको सॉल्व किया होगा तो 10.98 आवर्स आएगा। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करने के लिए बोला था, तो हम लोग आंसर 11.00 रिपोर्ट करेंगे, 11 आवर्स। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट आवर्स, तो नियरेस्ट आवर्स में रिपोर्ट कर देना है, दैट इज 11 आवर्स। ठीक है, then comes to the next question, question number 22. In this question it's given the elevation of boiling point is 0.1 m aqueous solution of CrCl3.xNH3. Solution is 2 times
that of 0.0 m aqueous solution of CaCl2, the value of x is, आपको देखो इससे कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट करना है, दैट्स गिवन एज्यूम 100% आयनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड CaCl2 coordination of CrS6 and all the NH3 molecules are present inside the coordination sphere, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब कितने अमोनिया वो भी निकालेंगे। तो हम लोग उसका वॉन का फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें दोनों सोल्यूशन के लिए बोला है डिविजन बॉइलिंग पॉइंट फॉर दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस सोल्यूशन। तो हम लोगों को पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू आई टाइम्स KB इंटू एम होगा। तो पहले CrCl3 वाले सोल्यूशन के लिए वॉन का फैक्टर आई मान लेते हैं, KB की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, मोलैलिटी 0.1 दे रखी है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन इज 2 टाइम्स ऑफ CaCl2। CaCl2 से 3 आयन बनेगा तो वॉन का फैक्टर 3 हो गया, ये भी वही रहेगा, मोलैलिटी अपने को 0.05 दे रखी है। यहाँ से वॉन का फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से वॉन का फैक्टर सॉल्व होकर आ जाएगा 3। वॉन का फैक्टर जो होता है 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा। 100% आयनाइजेशन दिया है तो अल्फा वैल्यू 1 है, इसके आई की वैल्यू सीधे सीधे जेड हो जाएगी, यानी कि हमें नंबर ऑफ आयंस 3 चाहिए। नंबर ऑफ आयंस अगर 3 चाहिए तो दो क्लोराइड आयन ब्रैकेट के बाहर करेंगे, CuNH3 होल HCl Cl2, ये फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूले से। अब सिंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो ब्रैकेट के अंदर 6 लिगैंड चाहिए, एक क्लोराइड है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। समझ गया ना? क्वेश्चन में गिवन है सिंस कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6, अब फॉर्मूले से हमें 3 आयन बनाने हैं, वो आपको पता ही चल गया क्योंकि बॉन्ड का फैक्टर 3 है। तो जब हम आयनाइज कराएंगे तो ये बनेगा CrNH3 होल X Cl प्लस Cl2 प्लस प्लस 2Cl जाएगा, तो 3 आयन बन गया तो बॉन्ड का फैक्टर 3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अब आंसर रिपोर्ट करेंगे 5.00। इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन था आपको 2 प्लेस डेसिमल तक आंसर रिपोर्ट करना है, तो इसका आंसर 5.00 था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। In the estimation of bromine by Carrier's method, 1.6 gram of organic compound gave 1.88 gram of AgBr, the mass percentage of bromine in the compound। तो आपको कंसेप्ट पता है कि कैरियर्स मेथड में जो हैलोजन हम एस्टिमेशन करते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग हैलोजन को सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं Br में ना। तो जितने AgBr है वही मोल्स ऑफ Br हो गया। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन लिखेंगे तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन तो 1.88 अपॉन 188 ये मोल्स हो गए। जितने मोल AgBr होगा उतने ही मोल ब्रोमीन हो गया, तो ब्रोमीन के मोल्स हो गए। ये चीज समझ में आ गई? मोल्स हो गया तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रोमीन का मास हो गया। टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 1.6 दे रखा है, तो डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये 50% आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे तो 50.00। समझ में आ गया ना कंसेप्ट? जितने मोल AgBr होगा एग्जैक्टली उतने ही मोल ब्रोमाइड होगा। AgBr के मोल से निकालो मास अपॉन मोलर मास, जितने मोल AgBr हुआ उतने मोल Br हो गया। Br का एटॉमिक मास 80 दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ Br निकाल लिया, टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगले केस में लिखा है नंबर ऑफ Cl बॉन्ड इन पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड हमारे लिए क्या होता है HClO4। अब पर क्लोरिक एसिड जो होता है HClO4, इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो HClO4 में ये स्ट्रक्चर होता है, Cl डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड पूछा गया है, तो हमारे पास ऐसे 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3। इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे 3.00। ठीक है, then the question, last question, this is question number 25. It's given a spherical balloon of radius 3 centimeter containing helium gas at a pressure of 48 into 10 power minus 3 bar. At the same temperature, the pressure of the spherical balloon of radius 12 centimeter containing the same amount of the gas will be। तो देखो हमारे पास टेम्परेचर सेम है। ठीक है, और चूंकि बैलून के अंदर गैस जो है वो भी फिक्स है, सेम अमाउंट ऑफ गैस लिखा हुआ, तो टेम्परेचर और मोल्स अगर सेम हो गए तो यहाँ पे बॉइल्स लॉ लग जाएगा, V1 इक्वल टू P2 V2, कैन अप्लाई बॉइल्स लॉ।
तो देखो पहले प्रेशर दे रखा है 48 इंटू 10⁻³ बार, और वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो यूनिट्स के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम दोनों तरफ यूनिट सेंटीमीटर और बार में प्लेस कर रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इनिशियली P1 V1 हो गया, बाद में P2 V2 लिखेंगे। तो प्रेशर आपको निकालना है, तो लेट से x इंटू 10⁻⁻6 बार जो गिवन है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अब की बार रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से सॉल्व करके x निकालना है। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई तो कट जाएगा, और 10⁻⁻6 से अगर 1000 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 इंटू 10⁻3 इंटू 3³ इज 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ वैल्यू बन जाएगी 4³ इंटू 27। 12 को आप 4 इंटू 3 लिख लो। ठीक है, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है। तो मेरे समझ से सॉल्व होकर 750 आ जाएगा, तो आंसर लिखेंगे 750.00। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एंड फाइनली इट कंप्लीट द पेपर। आप वॉइस लॉ समझ गए ना, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ गैस है और सेम टेम्परेचर है। P v इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाना था। यूनिट्स में मैंने बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया, क्योंकि दोनों तरफ से यूनिट कट जाएगी। अदरवाइज तरीका ये था कि एक तरफ प्रेशर बार यूनिट ली थी अगर प्रेशर में, तो वॉल्यूम लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहिए था, बट हमने सेंटीमीटर क्यूब से ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर क्यूब ही लिखा है, तो यूनिट कट जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर 750.00 आ जाएगा। एंड दिस कंप्लीट्स योर पेपर।